स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 10 दिसंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 10 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ कर रहा है? सही आंसर है बी, लाल किला नई दिल्ली में। की पॉइंट देख लेते हैं। यह सत्र नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा कर रहे हैं। यह आयोजन भारत द्वारा 2003 की यूनेस्को कन्वेंशन की पुष्टि के बाद 20 साल पूरे होने का प्रतीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने औपचारिक रूप से सत्र का उद्घाटन किया है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने 2030 के टारगेट से पहले कौन सा पंचामित्र क्लीन एनर्जी मलाई स्टोन हासिल किया है? सही आंसर है सी, नॉन फॉसिल सोर्स से 50% पावर कैपेसिटी। की पॉइंट लिखते हैं। भारत ने अपनी कुल पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से लगातार क्लीन एनर्जी में एक बड़ा माइल स्टोन हासिल किया है और 2030 की डेडलाइन से 5 साल पहले ही अपना पंचामृत टारगेट हासिल कर लिया है। 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किए गए डेटा के मुताबिक 30 जून 2025 तक भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 485 GW थी, जिसमें 243 GW नॉन फॉसिल सोर्स से आई। एनर्जी पर स्टैंडिंग कमेटी ने इस प्रोग्रेस के लिए MNRE पावर मिनिस्ट्री स्टेक होल्डर की तारीफ की है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप राजस्थान में कौन सी प्रक्रिया तीव्र गति से जारी की गई है? सही आंसर है बी, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026। की पढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य तीव्र गति से जारी है। राज्य ने इस प्रक्रिया में सटीकता, पारदर्शिता और डिजिटल दक्षता का नया मापदंड स्थापित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार प्रदेश के कुल 5,46,56,215 गणना पत्रों में से 5,46,24,000 से अधिक दस्तावेज ECI नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। निर्धारित समय से पहले 99.94% पदों का डिजिटलाइजेशन पूर्ण करना राजस्थान के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है डी, पंचकूला में। की पॉइंट लिख लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF के 11वें संस्करण की शुरुआत 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकूला में हुई। यह महोत्सव विज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उत्सव मनाने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आयोजन है। 2015 में शुरू हुए IISF ने आज देश के सबसे बड़े विज्ञान जन जागरूकता कार्यक्रम में स्थान बना लिया, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनाना और युवाओं को वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से सशक्त बनाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन खातों में कुल जमा राशि कितनी हो गई है? सही आंसर है डी, 2.75 लाख करोड़ रुपए। की पॉइंट देखते हैं। भारत की फाइनेंशियल इंक्लूजन यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनधन खातों में कुल जमा राशि
2.75 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई के तहत यह उपलब्धि खासकर ग्रामीण इलाकों और महिलाओं के बीच कम सुविधा वाले लोगों तक बैंकिंग पहुंच के विस्तार का संकेत देती है। हर घर को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए 2014 में शुरू की गई यह योजना एक दशक से ज़्यादा समय बाद भी प्रभावशाली नतीजे दिखा रही है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में बनास डेयरी के नए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है बी, गुजरात में। की पॉइंट लिख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर 2025 को गुजरात के वाव थराद जिले में बनास डेयरी द्वारा निर्मित नए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया और 150 टन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पित श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। टैक्स प्रज्ञा प्लेटफॉर्म किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बी, डे लाइट इंडिया के द्वारा। की पॉइंट लिखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और कर अनुसंधान को जोड़ते हुए डे लाइट इंडिया 9 दिसंबर 2025 को टैक्स प्रज्ञा नामक एक उन्नत एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। इसका लक्ष्य है कर विशेषज्ञों द्वारा कंपनी निर्णय और जजमेंट का विश्लेषण करने में लगने वाले समय को काफ़ी कम करना और उन्हें तेज संदर्भ युक्त और भरोसेमंद अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराना। बढ़ती जटिलता टैक्स नीतियों और मुकदमों के बीच यह प्लेटफॉर्म टैक्स रिसर्च के तरीकों को बदलने वाला माना जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी लो आयास उत्पाद कंपनी कौन सी है जिसने हाल ही में आईआईटी कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, एनएमडीसी। की पॉइंट लिखते हैं। अपने संचालन को आधुनिक बनाने, डिजिटल संरचना को सुरक्षित करने रणनीतिक पहल के तहत भारत की सबसे बड़ी लो आयस्क उत्पाद कंपनी एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और एनएमडीसी के कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल जैसी डिज़ाइन तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? सही आंसर है बी, पीटर एल्बर्स। की पॉइंट लिखते हैं। इंडिगो एयरलाइंस भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय एयरलाइनों में से एक है जो अपनी सरल सेवाओं, किफ़ायती किराए और समय पर उड़ानों के लिए जानी जाती है। यह भारत के कई बड़े शहरों, कई अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती है। किसी भी एयरलाइंस के सुचारू संचालन, महत्वपूर्ण फैसले लेने और भविष्य की वृद्धि का मार्ग तय करने के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि इंडिगो का सीईओ कौन है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गलवान में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक किस पहल के तहत विकसित किया गया है? सही आंसर है बी, भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत। की पॉइंट लिखते हैं। यह स्मारक भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत विकसित किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। यह स्थल 2020 में गलवान में अपनी जान गंवाने वाले 20 सैनिकों को सम्मानित करता है। इस संरचना में एक शाश्वत लौह संग्रहालय, गैलरी और 20 कांस्य प्रतिमाएं शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 देख लेते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रदूषण चार्ट में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है बी, गाजियाबाद। की पढ़ते हैं। गाजियाबाद में मासिक औसत PM2
90.5 साद्रता 224 PUGM3 दर्ज की गई है। यह सभी 30 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक से ऊपर रहा है। गाजियाबाद सहित शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में से 6 उत्तर प्रदेश के थे। दिल्ली 215 PUGM3 PM2.5 साद्रता के साथ चौथे स्थान पर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है ए, राजस्थान। की पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, राजस्थान के CM कौन है? भजनलाल शर्मा जी, याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। राजस्थान ने मतदाता सूचियों का पूर्ण डिजिटलीकरण पूरा किया है। यह 97% से अधिक पूर्णता के साथ मतदाता मानचित्र में देश का नेतृत्व करता है। इसमें दावे आपत्तियों के चरण के दौरान दस्तावेजीकरण की आवश्यकता कम हो जाती है। मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। 13 नंबर देखते हैं। नागालैंड में पारंपरिक जलाशयों को पुनर्जीवित करने और खराब भूमि को बहाल करने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या रखा गया है? सही आंसर है डी, मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। की पढ़ते हैं। मिशन का नाम है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। इसका उद्देश्य जलाशयों को फिर से जीवंत करना और जल संचयन प्रणालियों में सुधार करना है। सामुदायिक भागीदारी MGNRG जैसी योजना अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी पुस्तक रुक्मणी आंटी एंड द RK नारायण फैंस क्लब किसने लिखी है? सही आंसर है सी, सीता भास्कर जी ने। की पढ़ते हैं। पुस्तक सीमा भास्कर द्वारा लिखी गई है। इसे 11 वर्षीय ऐसा नरुद्र उर्स द्वारा जारी किया गया, जिन्होंने 6 साल की उम्र में RK नारायण संग्रहालय का एक वीडियो फिल्माया था। विमोचन कार्यक्रम होटल मेट्रोपोल मैसूर में आयोजित किया गया था। यह कहानी RK नारायण और उनकी यादवगिरी निवास में बने संग्रहालय के एक काल्पनिक श्रद्धांजलि है। आइए लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक और कला महोत्सव में किस राज्य ने समग्र पादक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? सही आंसर है ए, तेलंगाना ने। तेलंगाना के CM कौन है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। की पढ़ते हैं। तेलंगाना ने समग्र पादक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। कुल 105 प्रथम, 105 द्वितीय और 105 तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में 3 दिनों में 49 सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड मानवीय सहायता और आपदा राहत की 4थी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? टोक्यो जापान में, होनोलुलु हवाई में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, नई दिल्ली भारत में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 10 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।